हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आपके स्टडी में काफ़ी काफ़ी कारगर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा, और कुछ अगर फीडबैक देना हो तो फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी, जिसे बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये हमारे संविधान के जो आर्टिकल है वो 352 में दिया हुआ है। आर्टिकल 352 है और जो संविधान का जो भाग है वो भाग 18 में दिया हुआ है। ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस आधार पे हम लोग किस किस आधार पे हमारे देश में लगाया जाता है। तो वो जो संविधान में लिखा हुआ है कि इसके 3 आधार हैं, इसके 3 ग्राउंड हैं। पहला वार, दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं बाहरी आक्रामकता, और तीसरा है आर्म्ड रिवेलियन। तो जो दो जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था, ये पहला था 1962 जब चाइना ने नॉर्थ ईस्ट पर आक्रमण किया था, और दूसरा 1971। तो ये जो दोनों आपातकाल घोषित किया गया है उसका आधार था वो बाहरी आक्रामकता ही था। ठीक है। और जो तीसरा है आर्म रिवेलियन, ये एक्चुअली ये पहले नहीं हुआ करता था, ये आपका 44th अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया है। तो इसके पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर ही जो हमारे देश में 1975 में 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे लगाया गया था। बट ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, तो इसे आपको 44th अमेंडमेंट में इसे हटा के जो पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसे हटा के आर्म रिवेलियन इसमें ऐड किया गया। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। तो अभी हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के 3 आधार हैं। पहला वार, मतलब किसी से युद्ध होता हो। दूसरा बाहरी आक्रामकता, डैट मीन्स एक्सटर्नल अग्रेशन। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, डैट इज आर्म रिवेलियन। ठीक है। ये तीन बेसिस है, जिसमें 2 बार जो हमारे देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। पहला 1962 और दूसरा 1961। ये दोनों आपका बाहरी आक्रामकता के बेसिस पे घोषित किया गया था। और जो तीसरा हमारे देश में लगाया गया था 1975 में, वो था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो अब वो हटा के अब क्या रखा गया है? आर्म रिवेलियन, जिसे हिंदी में बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। ठीक है। तो ये 3 आधार हुआ। अब सवाल उठता है कि हम लोग जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं तो कौन करते हैं, ये सवाल उठता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो पब्लिक के सामने बोलते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, मतलब प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं। बट अनाउंस करने का ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने मन से करते हैं, या तो पीएम उन्हें बोले करने के लिए। तो जो 1975 में जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, वो उसमें ऐसे ही जो पीएम थे इंदिरा गांधी, वो प्रेसिडेंट को बोले कि आप आपातकाल लगा दीजिए। तो इसीलिए ये जो आपातकाल था काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। तो इसके बाद चेंज करके ऐसा बोला गया कि अगर कैबिनेट रिटर्न परमिशन देता है प्रेसिडेंट को कि आपातकाल लगाने के लिए, तभी प्रेसिडेंट आपातकाल लगा सकते हैं। तो ये जो रिटर्न परमिशन का जो है प्रोविज़न, वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब जो 44 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये ऐड किया गया था। ठीक है। तो अब क्या है, अब अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो कैबिनेट अगर रिटर्न परमिशन देता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट तभी देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब ये सवाल उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या पूरे देश में लगाए जा सकते हैं या फिर किसी क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। तो जो पहले हुआ करता है, जब बना था संविधान, तो उसमें था कि अगर लगता है तो पूरे देश में लगेगा। बट इसे चेंज किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसमें क्या किया कि नहीं, पूरे देश में नहीं, हम चाहें तो कुछ भाग में भी लगा सकते हैं।
ठीक है। तो जो अभी जो है वर्तमान में, या तो पूरे देश में लगा सकते हैं या तो कुछ भाग में लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो इसका अप्रूवल है, जैसे ये राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया कि हमारे देश में आपातकाल लगता है, बट राष्ट्रपति घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, उसे संसद में उसे लाना पड़ता है, उसे वहाँ पे पास कराना पड़ता है। तो जो संसद में पास कराने का जो आपका समय है वो 1 महीने के अंदर संसद में पास कराना है, ठीक है। और अगर कोई भी लोकसभा या राज्यसभा तो आपका परमानेंट है, अगर लोकसभा उस सेशन में नहीं है तो जब भी सेशन में होगा, सेशन में स्टार्ट होने के 1 महीने के अंदर उसे पास कराना होगा, ठीक है। और अगर एक बार पास हुआ तो वो सिर्फ 6 महीने के लिए वो रह सकता है। मतलब जो अप्रूवल लिया गया था सिर्फ वो 6 महीने का होता है। ऐसा नहीं कि अगर एक बार अप्रूवल ले लिए तो वो मतलब वो बस लगा रहेगा, ऐसा नहीं है। हर 6 महीने पे आपको अप्रूवल लेना है। तो ये जो 6 महीने का अप्रूवल लेने का जो प्रोविजन है ये पहले नहीं था, ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया है, ठीक है। और जब अप्रूवल लेते हैं तो अप्रूवल में चाहिए विशेष बहुमत, दैट मीन्स स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये जो अभी स्पेशल मेजॉरिटी है ये पहले सिंपल मेजॉरिटी हुआ करता था। तो चूंकि 1975 का जो हम लोग पहले बात किए कि 1975 का जो आपातकाल था काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, तो उसके बाद से जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, दैट मीन्स जो 44वां संविधान संशोधन आया था, उसमें काफ़ी ऐसे आर्टिकल ऐड किए गए थे, काफ़ी ऐसे चीज़ ऐड किए गए थे ताकि भविष्य में आपातकाल का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाए। तो वो अब देख रहे हैं कि 6 महीने के अनुमोदन, विशेष बहुमत, तो ये सब जो चीज़ें हैं ऐसा ऐड किया गया है बाद में। ये सब ऐड किया गया है 1978 में, जब आए थे आपका प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। तो ये सब चीज़ें ऐड किए गए ताकि भविष्य में कोई आपातकाल का मिसयूज नहीं कर पाए। तो अभी जो है, अभी क्या है कि 1 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट से लेना होगा अप्रूवल, हर 6 महीने पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्लस जब अप्रूवल लेते हैं तो वहाँ पर क्या चाहिए, विशेष बहुमत, डैट मीन्स जो उस सभा में प्रेजेंट हैं उनका 66%, डैट मीन्स 2/3 लोग अगर वो बोलते हैं कि हाँ ये जो पास किया जा रहा है वो सही है, मतलब वो राजी हैं, उनका सहमति है, और ये 2/3 उस सभा के जो पूरे सदस्य हैं उनका 50% होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं विशेष बहुमत। मतलब जो वहाँ प्रेजेंट है उनका 2/3, लेकिन वो 2/3 पूरे हाउस का 50% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका प्रोविजन। चलिए अब देखते हैं कि अगर ठीक है लोकसभा में पास हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगना चाहिए, लग गया, लेकिन अगर हटाना हो तो हटाने का क्या प्रोविजन है। तो देखिए पहले जो हुआ करता था कि अगर हटाना हो तो प्रेसिडेंट ही एक ऑर्डर इशू करते थे, उससे वो अपने आप हट जाता था। लेकिन अभी क्या है कि अभी फिर से जो हम बोले पहले कि आपका 44वां संविधान संशोधन में काफ़ी ऐसे चीज़ें ऐड किया गया है ताकि ऐसे दुरुपयोग को मतलब भविष्य में ना हो पाए। तो यहाँ भी एक चीज़ ऐड किया गया है कि नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, लोकसभा भी उसके पहले पास कर सकता है कि इसे अब कंटिन्यू नहीं करना है। तो अगर लोकसभा एक पास करता है, एक लोकसभा रेजोल्यूशन पास करता है सिंपल मेजॉरिटी से, तो भी प्रेसिडेंट को इसे कंटिन्यू करने के लिए उनको ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि नहीं, अब चूँकि लोकसभा ने अप्रूव नहीं किया है तो अब हम आपातकाल को रद्द करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखने की बात है कि जब रद्द होता है तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के लिए क्या चाहिए था, विशेष बहुमत, ठीक है। और एक और बात, जब हम आपातकाल को रद्द करते हैं तो सिर्फ इसमें लोकसभा का भूमिका है, ठीक है, इसमें कहीं भी राज्यसभा का भूमिका नहीं है। बट हम लोग जब राष्ट्रीय आपातकाल का जब अप्रूवल ले रहे थे तो उसमें दोनों सभा में चाहिए विशेष बहुमत। तो ये देखने वाली बातें हैं कि जब अप्रूवल लेते हैं तो दोनों सभा से अप्रूवल लेना जरूरी है और दोनों सभा से विशेष बहुमत लेना जरूरी है। बट अगर जब हम आपातकाल को रद्द कर रहे हैं तो सिर्फ लोकसभा का भूमिका होगा। प्लस में लोकसभा जब पास करेगा वो सिंपल
मेजॉरिटी मतलब जो वहाँ प्रेजेंट है उनका 2/3 बहुमत है कि अब इसे कंटिन्यू नहीं करना है, अब इसे रद्द करना है, तो वो फिर ये पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करेंगे कि अब आपातकाल हमारे देश में से अब हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए, तो अब सवाल उठता है कि अगर आपातकाल लगता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो देखते हैं आगे। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसका प्रभाव एक आप ऐसा समझ लीजिए कि इंडिया अभी क्या है, इंडिया में अभी जो ऐसा स्थिति है वो फेडरल है। फेडरल इन सेंस कि स्टेट का एक अपना पावर है, सेंट्रल का एक अपना पावर है। ठीक है, मतलब ये एक यहाँ पे एक फेडरल सिस्टम है, मतलब संघीय ढांचा है। लेकिन जब आपातकाल जब लागू होता है तो वो जो स्टेट का जो पावर होता है स्टेट लिस्ट में, वो सारा पावर शिफ्ट कहाँ करता है, सेंटर पे। मतलब ये जैसे ही आपातकाल घोषित किया जाता है, हमारा संघीय व्यवस्था सीधे एक ही व्यवस्था में चेंज हो जाता है। मतलब जो सेंटर मतलब अब सेंटर कुछ भी कर सकता है, स्टेट का जो ही पावर है कुछ नहीं रहा, जो सेंटर बोलेगा वही फाइनल होगा। डेट मीन ये एक पूरे विश्व में एक एक इकलौता देश है इंडिया, जहाँ पे ऐसा प्रोविजन है कि ऐसे विकट परिस्थिति में ऐसे विकट स्थिति में जो संघीय ढांचा है वो एक ही ढांचा में चेंज होता है। तो देखते हैं कि उसका एक्चुअल इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए, तो जब आपातकाल लगेगा तो कार्यपालिका का जो पावर होगा वो स्टेट के पास कुछ नहीं रहेगा। जो सेंटर इशू करेगा, जो प्रेसिडेंट इशू करेंगे, उसी को स्टेट को फॉलो करना है। ठीक है, डेट मीन्स जो कार्यपालिका का जो निर्णय है वो सारा क्या लेते हैं, सेंटर लेता है। ठीक है, ठीक है। और जो आपका विधायिका का जो पावर है, जो विधायिका का पावर होता है आपातकाल के समय में, तो स्टेट का जो असेंबली है वो तो होता है, उसे सस्पेंड नहीं किया जाता है। बट जो पावर होता है, जो ओवरराइडिंग पावर होता है, अगर स्टेट लिस्ट में कोई सेंट्रल रूल बनाती है तो वो रूल में सेंट्रल का रूल उस समय जो सेंट्रल का रूल होगा उससे ज़्यादा वैलिड माना जाएगा। डेट मीन्स जो स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में कोई भी मैटर को सेंट्रल बिल बना सकती है पार्लियामेंट के थ्रू, या फिर प्रेसिडेंट है उसे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। डेट मीन्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट का पावर रूल बनाने के समय में, मतलब कानून बनाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ सेंट्रल के हाथ में होता है। जो पहले हम लोग देखे भी कि जैसे ही आपातकाल लगता है सारा स्टेट का पावर कहाँ चला जाता है, सेंट्रल के पास। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे देखना कि अगर आपातकाल लगता है तो जो भी चेंज होता है एक स्टेट में वो पूरे स्टेट के लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो अगर कोई एक स्टेट के लिए बनता है तो वो चीज़ सारे स्टेट के लिए वैलिड होगा। तो यह देखने की बात है। और जो वित्तीय व्यवस्था है, जो वित्तीय व्यवस्था पर जो इसका प्रभाव पड़ता है, उसमें जो अगर स्थिति नॉर्मल हो, अगर स्थिति सामान्य हो, तब जो सेंट्रल और स्टेट में जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक फिक्स अमाउंट में होता है। जैसे अभी जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है उसमें 42% स्टेट को मिल रहा है। बट अगर आपातकाल लगता है तो प्रेसिडेंट उस जो फिक्स अमाउंट है उसे चेंज कर सकते हैं, जितना चाहे स्टेट को देंगे या नहीं भी दे सकते हैं। ये टोटली किस पर डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट पे या पार्लियामेंट पे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आता है जब देश में आपातकाल लगा होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि आपातकाल लगने से लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो अवधि होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का जो समय होता है वो 5 साल का होता है, स्टेट असेंबली का जो समय होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन जब इमरजेंसी लगा हो तो ये जो अवधि है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर देश में आपातकाल लगा है तो जो लोकसभा का अवधि होगा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर इमरजेंसी हटता है तो 6 महीने तक सर्वाइव करेगा, फिर उसके 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 साल के लिए वो जब भी मिलता है अप्रूवल, अगर पार्लियामेंट अप्रूव करता है कि हम जो 5 साल नहीं 6 साल के लिए करते हैं, मतलब एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया गया। लेकिन अगर उसी बीच अगर प्रेसिडेंट ऐसा एक ऑर्डर इशू करते हैं कि आपातकाल हटाया जाता है, तो आपातकाल हटाने के 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये समझने वाली बात है।
ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसके कारण फंडामेंटल राइट पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे संविधान में 2 आर्टिकल दिए हुए हैं, एक आर्टिकल 358 और एक आर्टिकल 359 है। एक आर्टिकल 358 में ऐसा है कि जैसे ही प्रेसिडेंट देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो घोषणा करने के साथ ही आर्टिकल जो 19 है वो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। मतलब ये अधिकार अब किसी को नहीं है कि वो खुल के बोल सकता है, वो खुल के कोई यूनियन फॉर्म कर सकता है। जो आर्टिकल 19 में जो 6 राइट दिए गए हैं वो सारे राइट क्या होंगे, सस्पेंड हो जाएंगे खुद ब खुद। इसके लिए कोई ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर जो आपातकाल घोषणा किया जाता है, अगर घोषणा वार और एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर किया जाता है, अगर वार और एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पे अगर आपातकाल घोषणा किया जाता है तभी हम लोग ये जो अंडर 19 है, आर्टिकल 19 है, ये पूरे देश में हम लोग लगा सकते हैं। अगर जो फंडामेंटल राइट है वो आर्म रिबेलियन के बेसिस पे लगाया जाता है, आर्म रिबेलियन के आधार पर लगाया जाता है, तो इस केस में क्या होगा, आर्टिकल 19 पूरे कंट्री में सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है। डेट मीन्स ये जो आर्टिकल 19 है वो पूरे कंट्री में तभी लगेगा जब आपातकाल एक्सटर्नल फैक्टर के आधार पर लगाया गया है। डेट मीन्स ड्यू टू वार एंड ड्यू टू एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, चलिए, और इसी में जब फंडामेंटल राइट पर जो आपका प्रभाव पड़ता है, एक इसी में एक और आर्टिकल ऐड किया गया है 359 में क्या कहता है कि देखिए, इसमें आपातकाल की घोषणा हुआ तो घोषणा के साथ साथ में कोई फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक प्रेसिडेंट को एक अलग से ऑर्डर निकालना पड़ेगा, उसमें कितने पीरियड के लिए आपातकाल लगाया गया है, कौन सा फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा रहा है और कौन सा क्षेत्र में आपातकाल लगाया गया है, उस ऑर्डर में पूरा लिखा होगा। तो जो फंडामेंटल राइट लिखा होगा उसी को सस्पेंड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो कंडीशन लगाया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। इसमें ऐसा कहा गया था कि आप सब कुछ सस्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 19 तो ये आपका ऑटोमेटिक हो गया था, खुद ब खुद हो गया था। तो 19 के अलावा जो भी फंडामेंटल राइट बचे हुए हैं उसमें से आप आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, बाकी आप सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 20 क्या है, तो आर्टिकल 20 बोलता है कि अगर आप पे कोई केस होता है तो केस को डिफेंड करने के लिए केसों को डिफेंड करने का आपको अधिकार रहेगा। ठीक है, और जो आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 है कि जो एक सम्मानीय जीवन होता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, उसके लिए आपको 21 देता है। तो आपातकाल के समय में ही ये दो अधिकार दिया जाएगा। ये 2 अधिकार सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये 2 अधिकार को सस्पेंड नहीं करने का जो ऐड किया गया था वो किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो ये एक मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि आपातकाल में फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और जब आपातकाल जब लगाया गया था 1975 में, तो वो जब 1970 में जब आपका कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो उसके बाद एक शाह कमेटी बनाया गया था। ठीक है, तो शाह कमेटी का ऐसा जो एक रिपोर्ट उन्होंने दिया था कि जो आपातकाल लगाया गया था वो किसी भी बेसिस पे सही नहीं था, और ऐसा बोला था कि जो 44th अमेंडमेंट में जो कुछ ऐड किए गए हैं, कुछ चेक एंड बैलेंसेस ऐड किए गए हैं वो सही है। और कमेटी ने ऐसा बोला था कि और भी ऐसे प्रोविज़न ऐड करने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर एक नए वीडियो लेके मिलते हैं। थैंक यू।